हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बल तथा गति के नियम चैप्टर में सभी प्रकार के बल को हमने डिटेल्स में वहां बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गति क्या है और गति के नियम क्या क्या हैं। तो न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम आपको बता देंगे कि गति क्या है और इसी में हम आपको बता देंगे कि गति कितने प्रकार की होती है, यानी दोलनी गति और जो ऑक्सीलरेटरी मोशन होता है, जो सरल रेखा में गति होता है, वो सब क्या क्या होते हैं, तथा चाल है, वेग है, त्वरण है, ये सब के बारे में डिटेल्स में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आइए हम शुरू करते हैं कि गति क्या है, मोशन क्या है। गति को इंग्लिश में कहा जाता है मोशन। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मोशन किसे कहते हैं? तो मोशन क्या है, इसको हम लोग अगर परिभाषा के रूप में लिखें तो हम लोग ये लिखेंगे कि समय के रिस्पेक्ट में, यानी कि प्रत्येक क्षण में, समय के प्रत्येक क्षण में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ये प्रत्येक क्षण में जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा समझना है कि प्रत्येक क्षण में कैसे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसे गति कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। दो बात आती है कि एक तो बॉडी या तो गति में है या फिर बॉडी जो है वह विराम में है, यानी मोशन में है या रेस्ट में है। गति का इंग्लिश होता है मोशन, या तो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। कैसे होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के मोशंस को देखेंगे। तो अब देखिए कि अगर समय शुरू हो रहा है कि हर एक सेकेंड पे हम लोग हर एक मिनट पे ले रहे हैं कि पहला मिनट यानी 9:01, दूसरा मिनट 9:02, तीसरा मिनट 9:03, चौथा मिनट 9:04। अब कोई बॉडी है यहाँ पर और ये बॉडी जो है ट्रेवल कर रहा है, गति कर रहा है ये बॉडी। अब ये गति कर रहा है तो पहला 9:01 पर हम एक ही डिस्टेंस से ले रहे हैं यहाँ भी, तो ये 9:01 पर यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगला 1 मिनट में यह 2 किलोमीटर का सफर करता है। उसके अगला 1 मिनट में ये फिर मतलब रास्ता जैसा भी हो खराब हो, 1 और किलोमीटर का बीच में सफर कर लेता है। अब ये 3 किलोमीटर का सफर कर लेता है। उसके अगले 1 मिनट में यह फिर 2 किलोमीटर का सफर करता है और इस तरह से यह जहां से शुरू किया था वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाता है। जबकि यहाँ पर कोई बॉडी है जो उस क्षण में भी 9:01 पर भी वहीं पर स्थिर था, 9:02 पर भी, 3 मिनट पर भी और 4 मिनट पर भी वहीं पर स्थित था। यानी कि उसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी, समय सिर्फ बदल रहा था। तो हम उस वस्तु को रेस्ट में कह सकते हैं, विराम में कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कि प्रत्येक मिनट में उसका दूरी कुछ ना कुछ तय कर रहा है, प्रत्येक मिनट में उसकी हालात बदल रही है। तो यहाँ पे वो प्रत्येक मिनट में वो अगर प्रत्येक मिनट को हम लोग सेकेंड में भी लेंगे तो 1 मिनट में यहाँ 2 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड काफी अधिक है। तो उससे ये नहीं है। अगर हम लोग ये देख लें कि अगर 1 मिनट में को छोड़िए 1 सेकेंड को ले लें कि 1 सेकेंड में तो कुछ ना कुछ तो उसके सेकेंड में परिवर्तन हुआ होगा। 1 सेकेंड में वो 1 मीटर चला होगा, 2 मीटर चला होगा। तो वो जितना दूर चलता है हर एक सेकेंड में, हर एक क्षण जो हम समय का क्षण ले रहे हैं उसमें अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि वहां पर क्या है कि वह बॉडी जो है वह गति में है। जैसे आप कभी बस में बैठे होते हैं तो आप ये देखते हैं, क्योंकि आप बस में बैठे रहते हैं तो स्थिर रहते हैं, तो आपको ये लगता है कि आप तो स्थिर हैं लेकिन जो पेड़ पौधा है सड़क के किनारे वो पीछे की तरफ भागा जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। वहां पर बस जो है वो प्रत्येक क्षण जो है कुछ ना कुछ दूरी तय करती रहती है, जिसका नतीजा है कि उसकी स्थिति, पेड़ पौधा तो स्थिर है ही, उसकी स्थिति प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और वो प्रत्येक क्षण स्थिति बदलने के कारण वो बस गति में होता है, वो बस मोशन में होता है। तो मोशन और रेस्ट को हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि वस्तु की स्थिति में हर एक क्षण की जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, वही परिवर्तन गति कहलाता है। अब हम लोग गति के प्रकार को देखेंगे। क्या देखेंगे कि गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह का मोशन होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या है, उसको हम लोग एक 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखिए हम सिर्फ समझाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। पीडीएफ आपको
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या अगर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया रहेगा आप उस पर भी व्हाट्सएप करके PDF वहाँ से ले सकते हैं। आपको अगर समझ में आया रहेगा तो इसका जो नोट्स है वो फ्री में PDF मौजूद है, आप हमसे ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि गति के प्रकार को देखते हैं। तो गति अलग अलग कई प्रकार का होता है, थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन हल्का हल्का बताते भी चलेंगे। पहला जो गति है हिंदी में उसको कहते हैं रैखिक गति। क्या कहते हैं? रैखिक गति, यानी कि लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन, रैखिक गति है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वह है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, इसको क्या बोलेंगे? वृत्त का इंग्लिश होता है सर्किल, तो सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तीसरा गति का तीसरी गति कौन सी गति है? तो तीसरी गति है दोलनी गति। दोलनी गति, दोलनी गति यानी ऑक्सिलरेटरी मोशन। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सिलरेटरी मोशन बोलेंगे, और ऑक्सिलरेटरी मोशन। और उसके बाद है ऑस्किलेटरी मोशन, और उसके बाद है आवर्त गति। एक अंतिम जो है, 4 प्रकार की गति को अभी हम लोग देखते हैं। गति को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। एक गति है आवर्त गति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। अब एक एक करके 1 बाय 1 इसको हम लोग समझते हैं कि रैखिक गति क्या है, फिर समझेंगे वृत्तीय गति क्या है, फिर समझेंगे दोलनी गति क्या है, फिर आवर्त गति क्या है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रैखिक गति किसे कहते हैं। रैखिक गति यानी लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। तो रैखिक गति क्या है कि जब वस्तु एक सरल रेखा में तय कर रही होती है गति, या जब वस्तु की स्थिति, मतलब जो गति है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक सरल रेखा में आ रहा होता है, तो उस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे कहते हैं रैखिक गति। जब वस्तु सरल रेखा में दूरी तय करती है, या सरल पथ पर दूरी तय करती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सरल पथ यानी बिल्कुल सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा में दूरी तय करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रैखिक गति कहते हैं, यानी लीनियर मोशन उसे कहा जाता है। रैखिक गति कहते हैं। क्या है रैखिक गति? किसे कहते हैं कि एक सरल रेखा है, और सरल रेखा में, जैसे मान लीजिए कि ये एक सरल रेखा है, जैसे रोड है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है, और इसमें वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। प्रत्येक क्षण वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है वो किस में आ रहा है? वो सरल रेखा में आ रहा है। तो ये प्रत्येक क्षण में जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक सरल रेखा में आ रहा है। अभी वस्तु किसी क्षण यहाँ था, उसके अगले क्षण यहाँ पहुंच गया, उसके अगले क्षण यहाँ आया, और उसके अगले क्षण यहाँ आ गया। तो ये वस्तु की सरल रेखा में जो स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक गति या लीनियर मोशन। अगला है हमारा वृत्तीय गति, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है? ध्यान दीजिएगा। जब ये सरल रेखा में गति कर रही है तो इसे हम लोग रैखिक गति कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे? कि जब यही वस्तु एक सर्किल वाले पाथ पे यानी वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो उस वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? उस वस्तु की गति को कहा जाता है वृत्तीय गति। कि जब वस्तु वृत्तीय पथ पर यानी वृत्तीय रास्ते पर, वृत्तीय पथ पर गति करती है, जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो उसके, जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यानी उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब वस्तु कहाँ पर दूरी तय करती है? जब वस्तु वृत्तीय पथ पर, यानी रास्ता कैसा हो? रास्ता होगा बिल्कुल वृत्तीय रास्ता। इस प्रकार के पथ पर जब वस्तु गति करना शुरू करती है, मान लीजिए कि ये वस्तु अभी यहाँ थी, और अगले क्षण वस्तु की स्थिति यहाँ आ जाती है, उसके अगले क्षण वस्तु की स्थिति यहाँ आ जाती है, उसके अगले क्षण वस्तु की स्थिति यहाँ आ जाती है, उसके अगले क्षण वस्तु की स्थिति यहाँ आ जाती है, यानी 1 2 3 4 5। इस प्रकार के जो कर्व वाले रास्ते पे वस्तु जब गति तय करती है, तो इसमें जो वस्तु की गति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन।
अब दो गति है, एक है दोलनी गति, ध्यान दीजिएगा दोनों में थोड़ा थोड़ा सा का फर्क है। दोलनी गति ऑस्किलेटरी मोशन, दोलनी गति ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन। इसमें क्या है कि इसमें एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे वस्तु गति करती है। एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे वस्तु गति करती है। ध्यान देना है कि एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे वस्तु गति करता है। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग दोलनी गति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये है, जैसे घड़ी में जो सुई लगा हुआ पेंडुलम होता है तो वो सीधा लटक रहा, अब वो यहाँ से यहाँ आता है और फिर यहाँ से यहाँ आता है। तो इस प्रकार से एक निश्चित बिंदु के ये आगे पीछे कर रहा है, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ये कर रहा है। कभी ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि इस पॉइंट से ये इधर आगे की ओर जाता है, फिर इधर पीछे की ओर जाता है, फिर इस पॉइंट से इधर आगे पीछे करता रहता है। जैसे घड़ी में पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है उसमें देखिएगा कि उसका जो पेंडुलम है वो ऐसे 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 हिलता रहता है। ये गति जो है, इसी गति को कहते हैं दोलनी गति। अगला है वह है आवर्त गति, सॉरी तीसरा है ये। चौथा क्या है? चौथा है आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन, ये किसको कहते हैं? तो दोलनी गति के भांति ही आवर्त गति में क्या होता है कि इसमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु अपनी गति को पुनः दोहरा लेता है। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु अपनी गति को पुनः दोहरा लेती है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? आवर्त गति। आवर्त का मतलब है कि दोहराना, वही चीज बार बार आ जाना। तो आवर्त गति किसको कहेंगे कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु द्वारा अपनी गति को दोहराया जाना, अपनी गति को दोहराया जाना, ये क्या कहलाता है? ये आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन कहलाता है, आवर्त गति कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि एक निश्चित समय के बाद, जैसे सिलाई मशीन की सुई है, ये क्या कि एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहरा लेता है ना। उसी प्रकार से जैसे झूला है, वो भी क्या है कि एक निश्चित समय के बाद आगे से फिर पीछे से आगे आता जाता रहता है। तो इस प्रकार की गति जो है वो क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। आवर्त गति में और दोलनी गति में कंफ्यूज नहीं होना है। दोलनी गति एक पॉइंट के आगे पीछे करता रहता है या ऊपर नीचे, लेकिन आवर्त गति कोई एक पॉइंट फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु अपनी गति को फिर से दोहरा लेता है, उसी को हम लोग आवर्त गति बताएंगे। गति चैप्टर में कि राशियां दो तरह का होता है। एक राशि होता है सदिश राशि। जब हम आपको इसका भौतिकी का मापन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि राशि दो प्रकार का होता है, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। लेकिन यहाँ हम आपको दो राशि बता रहे हैं, अलग अलग राशि है। एक है सदिश राशि और एक है अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं? तो सदिश और अदिश राशि में क्या क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। अदिश राशि, सदिश राशि को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश राशि को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, सदिश राशि को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, और इसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटीज। तो हम लोग पहले अदिश राशि को ही जान लेते हैं। तो ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, यानी जिसमें केवल उसका परिमाण हो, दिशा का कोई ये नहीं हो, चर्चा नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। वैसी राशि जिसमें केवल
परिमाण हो, परिमाण बोलते हैं मैग्नीट्यूड को जिसमें केवल परिणाम नहीं, परिमाण, ना परिमाण, इसको ना परिणाम समझना है ना ही परिमाप, परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे, उस प्रकार की जितनी भी राशियां हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब जैसे में क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चलेगा, दिशा का कुछ पता नहीं चलेगा, वो राशि अदिश राशि कहलाता है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है। तो क्या क्या है हम लोग देखते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो जैसे में क्या हो जाता है, जैसे में द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में मैग्नीट्यूड का तो पता चलता है कि 5 kg है कि 2 kg है कि 4 kg है कि 8 kg है, लेकिन किस दिशा में यह द्रव्यमान है इसका कुछ पता नहीं चलता है। कार्य, हमने आज कार्य किया, क्या कार्य किया इसका कोई पता नहीं चलता है, क्या कार्य किया है इसका कोई पता नहीं चल रहा है कि कितना कार्य हुआ है ये पता चलेगा, लेकिन किस दिशा में कार्य हुआ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसका कुछ जानकारी नहीं मिलता है। या आयतन, तो आयतन से उसकी मात्रा का पता चलता है कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा है, लेकिन उससे उसकी किस दिशा में है ऐसा इससे कोई जानकारी हासिल नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो राशि व्यक्त की जाती है उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सदिश राशि किसको कहते हैं, तो वैसी राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, यानी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो उस राशि को कहा जाता है सदिश राशि। वैसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण, ध्यान रखिएगा, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। अब जैसे क्या है, अगर हम लोग बात करें, जैसे कार्य से ये पता नहीं चलता है कार्य किस दिशा में हुआ है, लेकिन अगर हम लोग बल की बात करें तो बल जो है, बल 5 न्यूटन का बल लगा है, लेकिन बल ये भी बता रहा है कि आगे की ओर लगा है कि पीछे की ओर लगा है, और आगे पीछे जब जाएंगे तो उससे हमको ये भी मिल जाएगा कि वो उत्तर की दिशा है कि दक्षिण की दिशा है कि पूर्व की दिशा है कि पश्चिम की दिशा है। तो यानी बल क्या है, सदिश राशि है, जिससे क्या मिल रहा है, दिशा का भी ज्ञान मिल रहा है और उसकी परिमाण का भी पता चल रहा है कि कितना न्यूटन का बल लगा है। अगर हम लोग बात करें वेग यानी वेलोसिटी की, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से मतलब सदिश राशि है, यानी इससे क्या उसकी वेलोसिटी है 5 किलोमीटर प्रति आवर है, 10 किलोमीटर प्रति आवर, इसका भी पता चल रहा है, और किस दिशा में उसकी वेलोसिटी है वो भी पता चल रहा है। तो वेग भी क्या है, सदिश राशि है, यानी जिस राशि से आपको उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम पड़े और उसका डायरेक्शन भी मालूम पड़े, दिशा भी मालूम पड़े, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो इसलिए अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे गति के चैप्टर में कि तय की गई दूरी तथा विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूरी का तो आप लोग जानते होइएगा डिस्टेंस होता है, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो तय की गई दूरी और विस्थापन में कुछ फर्क है। अगर हम लोग बात करते हैं दूरी की, तो दूरी तय करने के संबंध में क्या आता है कि आप अपने घर से निकलते हैं, आप खलिहान में जाते हैं, और खलिहान में से होते हुए आप चौक चौराहे हो जाते हैं, और चौक चौराहा से आप फिर सीतामढ़ी जाते हैं। तो ये एक तय की गई दूरी है, इसको हम लोग थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आप ए पॉइंट से चलना शुरू किए, ए से आप पहुंचे कहाँ, बी के पास, और आपको जाना कहाँ है, जाना है आपको डी, ये अंतिम पॉइंट है ई। तो ए से आप निकलते हैं और बी के पास जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बी से निकल करके आप फिर पहुंचते हैं सी के पास, बी से निकल करके, ये हम डायरेक्शन का चिन्ह बदल दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। बी से निकल करके आप कहाँ पहुंच रहे हैं, सी के पास, और सी से फिर आप जाते हैं यहाँ पर डी है, डी के पास,
सी से आप कहाँ जा रहे हैं, डी के पास, और डी से फिर जाते हैं ई के पास, डी से कहाँ जाते हैं, ई के पास। यानी आप ऐसे निकले और ऐसे घूम के पहुंचे। हो सकता है कि आप ऐसे निकले होइएगा, ऐसे घूम के ऐसे आके तब ऐसे आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ ए से निकले और ई के पास पहुंचने में आपको यहाँ पर बी रहा होगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, तब आपको यहाँ पर ई आया होगा। तो इस प्रकार से जो आप दूरी तय करते हैं पूरा लॉन्ग डिस्टेंस हो करके, ये आपका तय की गई दूरी है। अब विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या है कि जैसे ए से ई तक आने के लिए जो आपने बी सी डी होकर ऐसे गए हैं या बी सी डी होकर के ऐसे गए हैं, इस दोनों कंडीशन को छोड़िए, ए से बी आप एकदम नाक के सामने चले जा रहे हैं, ये ए ही जो डिस्टेंस है यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। या यहाँ पर अगर देखिएगा ए से ई तक आप एकदम नाक के सामने चले जा रहे हैं, तो ये ए ही के जो बीच की दूरी है यही आपका डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस तय की गई दूरी क्या है, ए बी सी डी ई पूरी लंबाई, मान लीजिए 5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर होगा, तो 5 2 4, 5 2 7, 7 4 11, 11 6 17 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है 10 मीटर दूरी। तो हम इसको अगर परिभाषा के रूप में ले तो क्या कहेंगे कि तय की गई दूरी तो कुल दूरी है, जितना आप तय कर रहे हैं, जिस रास्ते से होकर के जा रहे हैं वो कुल दूरी आपका क्या है, तय की गई दूरी है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच, किसी भी दो बिंदु के बीच का अगर हम लोग ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। ए और डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ए और डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। नहीं, विस्थापन क्या है कि दो बिंदु के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि दो बिंदु के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी ये विस्थापन है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम तय की गई दूरी विस्थापन है। समझ गए बात कि विस्थापन क्या है कि दो बिंदु के बीच सबसे कम दूरी तय की गई वो विस्थापन है। अब थोड़ा सा और विस्थापन को डिटेल्स में अगर समझना चाह रहे हैं तो ए से चलना शुरू किए, बी पे गए, बी से चलना शुरू किए, सी पे गए, सी से चलना शुरू किए, डी पर गए, और डी से चलना शुरू किए, ई पर गए, और फिर पुनः वापस लौट के आप ए पर चले जाते हैं, तब क्या होगा, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, और ए पर समाप्त हो गया आपका। अब कैसे कहेंगे भाई, अब तो ये कहा जाएगा कि हम तो जहां से चलना शुरू किए तो वहां आ गए, दुनिया गोल है, जहां से चलना शुरू किए वहां पहुंच गए, लेकिन दूरी तो बहुत लंबी चले, चलते चलते थक गए, पैर काम नहीं कर रहा है। और विज्ञान साइंस क्या कर रहा है कि आपने तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया, तो हाँ जीरो हो गया। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जहां से आप चलना शुरू करते हैं और जहां पर आपको पहुंचना है, जहां से आप चलना शुरू करते हैं और जहां पर आपको पहुंचना है, उस दोनों पॉइंट के बीच का जो सबसे कम दूरी है वही न्यूनतम दूरी, वही विस्थापन है। और आपने ए से चलना शुरू किया और पहुंचे भी हैं ए पर, चाहे आप जितना घूम के आए, लेकिन आपने तो ए से शुरू किया और ए पे ही पहुंचे ना, तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी सी है, बिल्कुल नहीं कोई दूरी है, जहां से चलना शुरू किया वहीं आ गए, तो ऐसे केस में विस्थापन हो गया जीरो। विस्थापन कितना, विस्थापन इज इक्वल टू 0, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कब, जब अगर आप सर्कुलर मोशन में हैं, यानी सर्कुलर पाथ पे जब आप गति कर रहे हैं और सर्कुलर पाथ पर अगर आप मोशन में हैं और एक चक्कर पूरा करते हैं तो विस्थापन जीरो, दूसरा चक्कर पूरा करते हैं फिर विस्थापन जीरो, अब 10 चक्कर लगा लिए, पैर थक गया, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो। आप घरे से निकले, पूरा बाजार घूम के सब्जी खरीद के फिर वापस घरे चले आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि आपने घर से निकले थे और घर पे ही पहुंच गए। नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है कि दो बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन है। और अगर आप सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे गति कर रहे हैं, तो वहां पर आपका विस्थापन जीरो हो जाता है। किस केस में,
जब आप जहां से चलना शुरू करते हैं वहां पहुंच जाते हैं तब। तो विस्थापन में आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग समझेंगे चाल के बारे में। चाल, वो वाला चाल नहीं जो चाल चलन वाला चाल है, किसका चाले में गा रहे हैं। चाल क्या है हम लोग इसको देखेंगे। चाल किसको कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा, स्पीड वाला चाल, कि किस चाल से चल रहा है। चाल चलन वाला चाल नहीं। स्पीड वाला चाल क्या है, थोड़ा सा समझिए आप गौर से, कि तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय का जो अनुपात है वही चाल है। परिभाषा अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय वो क्या है, चाल है। तो उसका अनुपात जो है चाल है, यानी तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, ये क्या है, चाल है। यानी कि तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय का जो अनुपात है वह चाल कहलाता है। अगर दूरी को हम लोग लंबाई में मापते हैं यानी मीटर में मापते हैं और समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं, तो अगर हम लोग ये कहें कि चाल का मात्रक क्या है, तो चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब जो चाल किसे कहते हैं ये जान गए कि तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात जो है वो चाल है। अब चाल का मात्रक भी हम लोग जान गए कि मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। अब ये जो चाल चलन है ये कितने तरह का होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग जान जाते हैं। तो चाल चलन दो तरह का होता है। क्या चाल चलन दो तरह का कौन कौन होता है भाई, तो एक होता है एक समान चाल, एक समान चाल, यानी इसको बोलेंगे इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन। और एक होता है असमान चाल, इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म चाल का मोशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक समान चाल किसे कहते हैं और असमान चाल किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको जान लेंगे हम लोग कि एक समान चाल क्या है और असमान चाल क्या है। तो एक समान चाल क्या है कि अगर हम लोग प्रत्येक क्षण, मतलब अगर समय अंतराल छोटा भी ले, समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा समान दूरी अगर तय की जाती है तो उसको कहा जाता है एक समान चाल। अगर इसको अगर लिखना हो तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि बराबर समय अंतराल पर वस्तु द्वारा समान दूरी, बराबर समय अंतराल पर वस्तु द्वारा समान दूरी तय की जाती है, उसे एक समान चाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक समान चाल किसे कहते हैं कि जब बराबर समय अंतराल पर, समय अंतराल कितना अगर छोटा से छोटा ले तो भी अगर वस्तु बराबर दूरी तय कर रही है तो उसको कहा जाता है एक समान चाल। जैसे कि 2 सेकेंड में वस्तु 4 मीटर जाती है, अगला और 2 सेकेंड हो तो फिर वस्तु 4 मीटर जाएगी, यानी 2 और 2 सेकेंड मिला के 4 सेकेंड हो गया तो वस्तु 8 मीटर जाएगी। नहीं, समय अंतराल छोटा 1 सेकेंड हो गया तो वस्तु 2 मीटर जाएगी। समय अंतराल घट रहा है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी घट रही है, समय अंतराल बढ़ रहा है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी बढ़ जा रही है। यानी बराबर समय अंतराल में वस्तु बराबर दूरी तय कर रही है तो उस स्पीड को, उस चाल को हम लोग कहते हैं एक समान चाल। इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि उसकी जो चाल है इसको v से अगर हम लोग लिखें तो समय s दूरी तय कर रही है t सेकेंड में, तो यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, s = vt। ये एक आगे आपको ये बहुत फार्मूला काम आएगा, इसको भी याद रखिएगा। ये एक समान चाल के लिए ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है, s = vt। अब क्या है कि असमान चाल यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो समय अंतराल बराबर हो और वस्तु की तय की गई दूरी बराबर नहीं हो। बराबर समय अंतराल में यदि, क्या लिखे हम इसको कि यदि वस्तु बराबर
समय अंतराल में, समय अंतराल बराबर ही रहेगा, बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, समान नहीं असमान दूरी तय करे उसे असमान चाल कहते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, उसे असमान चाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समान चाल किसे कहते हैं और असमान चाल किसे कहते हैं कि यदि वस्तु समय अंतराल बराबर हो और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर नहीं हो। जैसे अगर हम लोग मिसाल के तौर पे देख लें तो यहाँ 2 सेकंड में 4 मीटर जा रहा है, अगला 2 सेकंड में भी 4 मीटर जा रहा है, लेकिन अगर हम 4 सेकंड के बाद मेजर करें तो 8 मीटर हो जा रहा है, उसके बाद 21 सेकंड पे मेजर करें तो 2 मीटर रह रहा है, यानी कि समय अंतराल जितना है उसी हिसाब से दूरी तय हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखें कि 2 सेकंड में 4 मीटर गया, अगला 2 सेकंड में हुआ 2 मीटर गया, उसके अगला 2 सेकंड में हुआ फिर 5 मीटर चला गया, फिर अगला 2 सेकंड में हुआ 1 मीटर गया। पता ये चल रहा है कि समय अंतराल हर 2 सेकंड पे हम मेजर कर रहे हैं, हर 2 सेकंड पर हम बराबर समय अंतराल पर मेजर कर रहे हैं और वस्तु की दूरी कभी बढ़ जा रही है, कभी उसकी तय की गई दूरी घट जा रही है। तो ऐसे केस में जब समय अंतराल बराबर हो लेकिन वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आगे पीछे होता रहे, कम या ज्यादा होता रहे, तो उस प्रकार जो गति तय की जाती है उसको कहा जाता है असमान चाल। उसको क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी चाल में अब एक और शब्द आगे जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं औसत, यानी कि इसी स्पीड को क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। अक्सर बाइक वगैरह वाला कहता है कि क्या एवरेज है, एवरेज किसको कहेंगे, एवरेज क्या है, औसत क्या है? तो क्या होता है औसत? औसत मैथ में भी आपको पढ़ाए हुए थे, या अब से भी आप जानते होइएगा, नहीं जानते तो फिर आज जान लीजिए। औसत क्या होता है? किसी भी चीज में औसत की अगर बात की जाए तो कुल राशि बटा कुल राशि का योग होता है। यहाँ पर चाल के लिए 2 राशि है, एक है तय की गई दूरी राशि और दूसरा है किस समय में वह दूरी तय की जा रही है उसकी राशि। यहाँ पे 2 राशि है, एक दूरी और एक समय। औसत हमेशा जो होता है वो एक अनुपात होता है, और अनुपात क्या होता है कि मतलब 2 राशि को तुलना किया जाता है। तो यहाँ पर किस 2 राशि को तुलना किया जा रहा है औसत में? कि तय की गई कुल दूरी, जितना दूरी तय किया, अगर डिफरेंट टाइम में दूरी तय किया है तो तय की गई कुल दूरी का योग, तय की गई कुल दूरी का योग, तय की गई कुल दूरी का योग बट्टा क्या? तय की गई कुल दूरी का योग, मार्कर साथ नहीं दे रहा है, बट्टा दूरी तय करने में लगा कुल समय, दूरी तय करने में लगा समय का कुल योग। ध्यान रखिएगा, क्या है? तय की गई दूरी का योग बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय का योग। अब जैसे हम लोग एवरेज स्पीड को ये देखते हैं कि मान लीजिए कि 4 मीटर 2 सेकंड में तय किया था, अगला 6 मीटर इसको 4 सेकंड में तय किया था, अगला 8 मीटर ये 3 सेकंड में तय किया था, और अगला 5 मीटर ये 6 सेकंड लगा दिया तय करने में। अब उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई? 4 सेकंड को 4 मीटर 2 सेकंड में, 6 मीटर 4 सेकंड में, 8 मीटर 3 सेकंड में, बल्कि 5 मीटर तय करने में उसको लग गया 6 सेकंड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 6 4 10 8 18 और 5, 6 4 10 8 18 5 23 बटा 6 4 2 6 6 3 9 9 6 15 बटा ये 15, यानी कि अगर हम इसको भाग दें तो 1 तो इसमें भाग दे लीजिए 15 से, कितना आएगा? 1, और ये कितना बचा? 8, नहीं, अब ये 0 15 छक 90, फिर ये 10 बचा, सॉरी 15 छक 90, यानी 1.66 मीटर प्रति सेकंड का ये इसका स्पीड है, औसत स्पीड। क्योंकि 4 मीटर 2 सेकंड में किया था, 6 मीटर 4 सेकंड में किया था, 8 मीटर को 3 सेकंड में कर लिया, फिर 5 मीटर तय करने में उसको 6 सेकंड लग गया। तो अब तय की गई दूरी का कुल योग, कुल दूरी कितना तय किया है? 4
6, 10, 8, 18, 5, 23 मीटर कुल दूरी हो गया, बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय कितना लगा है तो 15 सेकेंड। यानी अगर हम ये कहें कि प्रति सेकेंड उसकी चाल क्या थी तो प्रति सेकेंड क्या चाल थी 1.6 मीटर, 1.5 मीटर से कुछ ज्यादा उसकी औसत चाल हुई। तो औसत यही होता है कि कुल बटा कुल राशि, कुल राशि बटा कुल राशि। तो कुल राशि यहाँ क्या कुल तय की गई दूरी है, नीचे कुल राशि क्या है दूरी तय करने में लगा कुल समय है। तो ये समय और दूरी और समय का कुल राशि का योग जो है वो औसत है। तो यही औसत चाल है। आगे की वीडियो में हम लोग वेग, त्वरण, एक समान वेग, एक समान त्वरण और उसका जो ग्राफ है ये सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा तथा अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तो पहले मिल जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी बेहतर तैयारी हो जाए।